तो साथियों, आज के वीडियो का टॉपिक जो है वो क्लास 10th के केमिस्ट्री पर है। तो इस टॉपिक के बारे में और अपने बारे में परिचय हम साथ में दे देते हैं। तो हमारा नाम विजय सर है और हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं केमिस्ट्री, जिसके अंतर्गत हम लोग शुरू से लेकर के लास्ट तक के पूरे चैप्टर धीरे धीरे कवर करेंगे। और आज की वीडियो में हम लोग चैप्टर फर्स्ट को देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण कक्षा 10 के बारे में देखेंगे। तो इससे पहले आप लोगों से ये कहना चाहेंगे कि चैप्टर को देखने से पहले आप लोग या फिर देखने के बाद भी आप लोग इसके जो तत्व के नाम होते हैं उन सबको आप तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये सब बेसिक चीजें हैं, इनके बिना आप इसको तैयार नहीं कर सकते हैं। तो अगर ये चीजें आप तैयार कर लेते हैं तो आप आसानी से इस पार्ट को समझ जाएंगे और आसानी से आप इसको लिख पाएंगे। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं। तो इसमें पहली जो हेडिंग है वो है भौतिक परिवर्तन पर। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है उसके बारे में देखेंगे और उसके उदाहरण के बारे में हम लोग देखेंगे। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। वह परिवर्तन जिसमें केवल पदार्थ के भौतिक गुण में बदलाव होता है। भौतिक गुण मतलब ताप हो गया, रंग हो गया, इन सभी चीजों में जब बदलाव होगा और कोई नया पदार्थ नहीं बनता है तो उसे हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है और जिसको हम लोग पहले जैसा कर सकते हैं उसे हम लोग भौतिक परिवर्तन कहेंगे। उदाहरण के तौर पर अगर हम लोग देखें तो जैसे यहाँ पर अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, बर्फ का पिघलना। तो जब बर्फ पिघलती है तो उसमें हम लोग देखते हैं कि वो पहले ठोस अवस्था में थी और उसके बाद जल बनने के बाद द्रव अवस्था में आ जाता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कोई नया चीज नहीं बनता है, वही चीज रहता है। ठीक, अगला हम लोग उदाहरण अगर देखें तो लकड़ी का टूटना। तो जब लकड़ी टूट जाती है तो वही लकड़ी रहती है, ना कि उससे कुछ और चीजें बन जाती हैं। तो इस तरह से यहाँ पर भौतिक परिवर्तन होगा। लोहे का गर्म होकर लाल होना, तो यहाँ पर भी लोहा गर्म होकर लाल होगा और कुछ टाइम के बाद ठंडा हो जाएगा। तो इस तरह से कोई नया चीज यहाँ पर नहीं बना और ठंडा होने के बाद फिर से पहले जैसा बन गया, मतलब अपनी पहली अवस्था में आ गया। तो इस तरह से यहाँ पर भौतिक परिवर्तन होगा। अब हम लोग देखते हैं रासायनिक परिवर्तन, एकदम इसी के अपोजिट हो जाएगा हमारा रासायनिक परिवर्तन। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बन जाता है और जिसको हम लोग पहले जैसा नहीं कर सकते हैं उसे हम लोग रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। तो इसमें जो होते हैं रासायनिक गुणों वाले नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे हम लोग कहें दहन, दहन का मतलब क्या होता है, जलना। तो जब कोई चीज जलती है तो वहां पर जो होते हैं नए पदार्थ बन जाते हैं। जैसे अगर हम कागज को जलाएं तो उससे जो राख मिलेगी वो एक नया चीज है और उस राख को हम फिर से कागज में नहीं बदल सकते हैं, मतलब वो पहले जैसा नहीं हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर रासायनिक परिवर्तन होगा। जैसे हम कहें फलों का पकना, तो फल जब पक जाता है तो इसको हम फिर से कच्चा नहीं कर सकते हैं। तो ये फिर से क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना जो काफी इंपॉर्टेंट भी है, ये भी क्या है, रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि लोहा धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। दूध से दही का बनना, तो एक बार जब दूध से दही बन जाता है तो फिर से हम उसको दूध में नहीं बदल सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर क्या होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। आपको रासायनिक और भौतिक परिवर्तन समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं अगला टॉपिक जो हमारा है रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। मतलब रासायनिक अभिक्रिया क्या है। तो रासायनिक परिवर्तन जो है उसी को ही रासायनिक अभिक्रिया भी कहा जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पर परिभाषा अगर इसकी देख लें, वह अभिक्रिया जिसमें एक या अनेक पदार्थ परस्पर क्रिया करके सर्वथा भिन्न गुण वाले नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। मतलब कि एक पदार्थ या तो टूट करके दो पदार्थ बन जाएगा या फिर दो पदार्थ आपस में जुड़ करके एक पदार्थ बन जाएंगे। तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो अभिकारकों के पुराने रासायनिक बंध टूट जाते हैं तथा उत्पाद में नए रासायनिक बंधों का निर्माण होता है। अभिकारक क्या होता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थ हिस्सा लेते हैं उसे अभिकारक कहा जाता है और जो चीज बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। जैसे दूध जो हुआ वो अभिकारक में गिना जाएगा और जो दही बनेगा वो उत्पाद के तौर पर या फिर प्रतिफल में गिना जाएगा। तो यहाँ पर जिसमें सर्वथा नए गुण वाले जो पदार्थ होते हैं वो उत्पन्न होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी, ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक या अनेक पदार्थ परस्पर क्रिया करके नए पदार्थों का निर्माण करते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के उदाहरण को देख लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जब होती है तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं, क्या घटित होता है उसमें। जैसे हम यहाँ पर देखें कि हमारे रोज के जीवन में जो चीजें घटित होती हैं उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर जैसे हम देखते हैं जल का बनना। तो जल जो होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो होगा ये अभिकारक हो जाएगा जो अभिक्रिया में हिस्सा ले रहा है, और जो जल हमारा बन रहा है इसको उत्पाद या फिर प्रतिफल कहा जाएगा। उसी तरह से एक और समीकरण देखते हैं। तो आयरन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं तो जंग लग जाता है आयरन में, मतलब वो धीरे धीरे संक्षारित होकर के खत्म हो जाता है। तो इस तरह से रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर हुई और जो बाएं तरफ के तत्व यहाँ पर लिए गए हैं उनको अभिकारक कहा जाएगा और इस तरफ के जो तत्व हैं उसके उत्पाद कहा जाएगा या फिर प्रतिफल कहा जाएगा। अब हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान, मतलब कैसे पहचानेंगे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं। तो
तो उसके लिए आपको 4 चीजें याद रखने की जरूरत है। पहला चीज क्या है, अवस्था में परिवर्तन, मतलब जब अभिक्रिया होगी या फिर जब कोई चीज बनेगा और उसकी अवस्था बदल जा रही है तो वहां पर क्या कहेंगे हम लोग, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। जैसे पदार्थ की भौतिक अवस्था जो होती है, गैसों का द्रव में बदलना, परिवर्तित हो जाता है। तो जैसे ठोस जो होगा द्रव में बदल सकता है, द्रव जो होंगे गैस में बदल सकता है, मतलब अवस्था में परिवर्तन होगा जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगी। और क्या चीज होगा, रंग में परिवर्तन होगा, उसका रंग बदल जाएगा, अभिक्रिया से पहले जैसा था उससे चेंज होकर के अभिक्रिया के बाद हमको मिलेगा रंग। आगे देखते हैं गैसों का निकलना या उत्सर्जन। तो जब भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसमें से कुछ गैसें भी निकलती हैं, चाहे हम उसको बात करें चूने को पानी में डालते हैं तब भी जो अभिक्रिया होती है उसमें से भी कुछ गैसें निकलती हैं। तो इस तरह से देखते हैं हम यहाँ पर कि जब अवस्था में परिवर्तन होगा, रंग में परिवर्तन होगा और गैसों का उत्सर्जन होगा तो वहां पर हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। और लास्ट पॉइंट है ताप में परिवर्तन। और जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके तापमान में भी बदलाव होता है। जैसे अगर हम चूने को पानी में डालें तो होता क्या है कि वो कुछ टाइम के बाद गर्म हो जाता है, मतलब उसका तापमान बदलता है। तो इस तरह से भी यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हुआ तापमान में परिवर्तन हुआ। तो ये भी क्या हुआ, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान है। इन चारों टॉपिक को देख करके हम लोग बता सकते हैं कि हाँ रासायनिक अभिक्रिया हुई है। आगे देखते हैं हम लोग रासायनिक समीकरण। तो अगर आप रासायनिक अभिक्रिया को समझ चुके हैं तो रासायनिक समीकरण आप तुरंत ही समझ जाएंगे। रासायनिक समीकरण क्या होता है कि जो अभिक्रिया हुई है उसी को जब हम लोग तत्व के रूप में या उसके प्रतीक के रूप में लिख देंगे वही रासायनिक समीकरण कहा जाएगा। किसी रासायनिक अभिक्रिया में सम्मिलित अभिकारक एवं उत्पाद को प्रतीकों तथा रासायनिक सूत्रों के रूप में संक्षिप्त रूप में व्यक्त करना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे अगर हम यहाँ पर देखें तो हमने क्या क्या लिया था, जैसे हम अगर ले मैग्नीशियम और ऑक्सीजन तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, तो इसको हमने शब्दों के रूप में लिखा है अभी, ठीक। इसको हम जब प्रतीक के रूप में लिख देंगे, जैसे मैग्नीशियम का प्रतीक क्या होता है, Mg होता है, और ऑक्सीजन का प्रतीक क्या होता है, O2 होता है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है इसका प्रतीक MgO होता है। तो हमने यहाँ पर किया क्या, जो अभिक्रिया मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच हुई थी उससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो था उन दोनों को हमने प्रतीक के रूप में लिखा है और मैग्नीशियम ऑक्साइड को भी प्रतीक के रूप में लिख दिया है। तो यही हमारा रासायनिक समीकरण कहा जाएगा। अब हम देखते हैं रासायनिक समीकरण के मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं। मतलब जो अभी आपको बता भी चुके हैं कि जो बाएं तरफ होता है उसको क्या कहा जाता है, अभिकारक। ऐसे मूल पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेकर या फिर भाग लेकर के नए पदार्थों का निर्माण करते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे, अभिकारक कहते हैं। यह समीकरण के हमेशा बाईं ओर होता है। मतलब अगर हम इसमें बात की जाए तो इधर की जो चीजें होंगी वो क्या होंगी, अभिकारक होंगे, और अगर इधर के मतलब जो दाहिने तरफ आएंगे हमारे उनको उत्पाद या फिर प्रतिफल कहा जाएगा। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो बाएं तरफ तत्व या यौगिक शामिल होते हैं उसको अभिकारक कहा जाता है, और जो दाहिने तरफ चीजें हमको मिलती हैं उसको उत्पाद या फिर प्रतिफल कहा जाता है। अब हम देखते हैं रासायनिक समीकरण लिखने की विधि, मतलब इसको लिखा कैसे जाता है। जैसे अभी हमने देख लिया, समीकरण को देख लिया, अभिक्रिया को भी देख लिया, अब इसको लिखना कैसे है, सही ढंग से अगर पेपर में पूछा गया तो इसको लिखा कैसे जाएगा। तो चलिए देखते हैं बारी बारी से पूरे नियम को। पहला क्या करना है हमको, रासायनिक समीकरण में प्रत्येक अभिकारक एवं उत्पाद उनके निश्चित वैज्ञानिक प्रतीक या सूत्र के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले क्या करना है, उनके सूत्र का प्रयोग करना है। यहाँ पर उसको शब्दों के रूप में नहीं बल्कि हम उसके सूत्रों के रूप में लिखेंगे समीकरण में। दूसरा क्या है, गैसीय पदार्थों को हमेशा स्वतंत्र अणु के रूप में लिखा जाता है, जैसे हाइड्रोजन गैस को H2, क्योंकि ये जो होते हैं अकेले नहीं रह सकते हैं। H जो है ये अकेले परमाणु के रूप में नहीं रह सकता है, ये किसी न किसी के साथ जुड़कर रहता है, चाहे ये अपने ही अलग परमाणु के साथ जुड़ जाए और H2 बना दे। तो ये सभी गैसें जो होती हैं वो अपने परमाणुओं के साथ जुड़ करके रहती हैं, ठीक। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्लोरीन, क्लोरीन में क्या है, गैस, इसलिए इसको Cl2 लिखा जाता है। उसी तरह से ऑक्सीजन को भी लिखा जाता है। और जो धातुएं होती हैं वो एकल परमाणु होती है, मतलब ये अकेले ही रह सकती हैं, जैसे सोडियम हो गया, कैल्शियम, आयरन। तो इन सबको वैसे ही लिख दिया जाता है सूत्र के रूप में। आगे देखते हैं हम लोग अभिक्रिया में भाग लेने वाले विभिन्न अभिकारकों को बाईं ओर लिखते हैं। अभी हमने बताया कि जो अभिकारक होते हैं वो बाएं तरफ लिखे जाते हैं, तथा अभिक्रिया की संख्या 1 से अधिक हो तो उनके मध्य में धन का चिन्ह लगाते हैं। जैसे यहाँ पर हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर एक हाइड्रोजन यहाँ पर है और एक हाइड्रोजन यहाँ पर, मतलब इनकी संख्या 2 हो गई है, तो इनके बीच में हमने क्या लगा दिया, प्लस का निशान लगा दिया है, ठीक। तो नियम यह है कि अगर 2 या 2 से अधिक यहाँ पर हमको मिलेंगे तो उनके बीच में प्लस का निशान लगाएंगे। अब आगे देखते हैं हम लोग उसी नियम के चौथे पॉइंट को। इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि रासायनिक अभिक्रिया से प्राप्त होने वाले उत्पाद को दाईं ओर लिखा जाता है तथा अभिकारक के भांति भी इसमें भी प्लस का निशान लगाते हैं। तो जैसे हमने अभी यहाँ पर लिखा था समीकरण, तो उस समीकरण में हमने प्लस का निशान लगाया था अभिकारक की तरफ। उसी तरह अगर उत्पाद में भी ज्यादा संख्या में होंगे तो उनके बीच में भी हम लोग प्लस का निशान लगा देंगे। अगला नियम अगर हम लोग देखें तो अभिकारकों और उत्पाद दोनों के पक्षों में
तीर का निशान लगाया जाता है। जैसे अगर हम यहाँ पिछले स्लाइड में ही देखें, यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बीच में क्या लगा है, तीर का निशान लगा है। तो इस तरह से जो अभिकारक होते हैं और जो उत्पाद होते हैं उनको अलग अलग दर्शाने के लिए हम लोग बीच में तीर का प्रयोग करते हैं। अगला नियम है, समीकरण को अधिक सूचनात्मक बनाने के लिए अभिकारकों और उत्पादों की भौतिक अवस्थाओं को कोष्टक में लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर हम देखें तो ठोस अवस्था के लिए किसका उपयोग करते हैं, यस का, मतलब सॉलिड होता है। द्रव अवस्था के लिए यल, लिक्विड का प्रयोग करते हैं। गैसीय अवस्था के लिए जी, गैस का प्रयोग करते हैं। और जलीय विलयन, जो जल से बना हुआ घोल होता है, उसके लिए हम लोग एक्यू या एक्वस के लिए प्रयोग करते हैं। तो जैसे हम लोग कोई भी समीकरण लिखते हैं, तो जैसे अगर हम बात करें H2, जैसे हम लोग हाइड्रोजन गैस को ही यहाँ पर देखते हैं, तो ये जब बनता है तो H2 बन रहा है, मतलब यहाँ पर जो दोनों गैसें शामिल हुई हैं, H भी क्या है, गैस है, ये भी क्या है, गैसों के रूप में, तो ये गैस के रूप में लिखा जाएगा। मतलब यहाँ पर भी हम लोग जी लिखेंगे और यहाँ पर भी जी ही लिखेंगे, और जो बन रहा है वो भी जी है, गैस है, ठीक। तो इस तरह से अगर यहाँ पर हम लोग देखें, जैसे हम जल का उदाहरण लेते हैं, तो H प्लस H2 प्लस O2, तो इसको अगर हम लोग देखें तो हमको क्या प्राप्त होता है, H2O। मतलब यहाँ पर देखते हैं कि H2 और O2 जो है वो दोनों गैस है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, जी लिखेंगे। लेकिन जो यहाँ पर हमको चीज मिल रही है, ये क्या है, जल जो है लिक्विड की तरह है, तो इसको हम लोग यल लिखेंगे। तो आप ये चीजें भी समझ गए होंगे। तो इस तरह से हम किसी भी समीकरण को एकदम पूरे सही ढंग से लिख सकते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व। तो यहाँ से आपको सही ढंग से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से आपका सही से टॉपिक शुरू हो जाता है जो पेपर में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो अगर आपको इसके महत्व को समझना है तो सबसे पहले जरूरी चीज क्या है कि आप द्रव्यमान संरक्षण के नियम को समझिए। तो वो क्या चीज है, चलिए उसको देखते हैं। रूसी वैज्ञानिक मिखाइल लोमोनोसोव और लेवोजियर के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही उसका विनाश। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया में ना तो द्रव्यमान को बनाया जा सकता है और ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है। मतलब जितना रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेने वाले पदार्थ हैं उतना ही बनने के बाद होना चाहिए। जैसे आप इसको अगर आसान भाषा में समझे, तो अगर हम 1 लीटर दूध लेते हैं तो उससे जो दही बनेगी उसका वजन भी उस दूध के बराबर ही होना चाहिए। नहीं तो ऐसा अगर होने लगे कि 1 लीटर दूध लें और 4-5 लीटर यहाँ पर या फिर 4-5 किलो जो होगा दही हमको प्राप्त हो जाए, तब तो बहुत प्रॉफिट हो जाएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता है, जितने पदार्थ हम लोग ले रहे हैं उतनी ही मात्रा में हमको पदार्थ मिलके तैयार होगा, बन के तैयार होगा। अर्थात किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने से पूर्व तथा अभिक्रिया के पश्चात प्रत्येक तत्व के कुल परमाणुओं की संख्या पूर्णतः समान होनी चाहिए। मतलब जितने अभिकारक के तरफ है, अगर इधर 1 किलो है तो उधर भी 1 किलोग्राम ही होना चाहिए पदार्थ। इसके नियम की संपुष्टि के लिए हम लोग समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। तो इसी नियम को हम लोग सही से मतलब दर्शाने के लिए या इसको सही सिद्ध करने के लिए हम लोग समीकरण को संतुलित करते हैं, और इसीलिए यह संतुलित करना जरूरी हो जाता है, इसीलिए इसका इतना ज्यादा महत्व है। तो इसको आप समझ चुके होंगे। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान रहती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे यहाँ पर हम देखें तो हाइड्रोजन जो इधर है 2 का 2 से गुणा होगा तो 4 हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन हमारा 4 हो गया। ऑक्सीजन जो है अभिकारक की तरफ वो 2 है। इधर भी अगर हम लोग देखें तो इधर हमारा 2 का गुणा 2 से होगा, हाइड्रोजन कितना हो गया, 4 हो गया। तो इधर भी हाइड्रोजन 4 है, ऑक्सीजन जो है इसका गुणा दोनों के साथ होगा, तो ऑक्सीजन इधर कितना है, 2। तो इस तरह से देखें तो हाइड्रोजन इधर भी 4 है, इधर भी हाइड्रोजन 4 है, इधर भी ऑक्सीजन 2 है और इधर भी ऑक्सीजन 2 है। तो दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर है, मतलब ये हमारा संतुलित समीकरण है। इधर अगर हम लोग देखें असंतुलित या कंकाली समीकरण जिसको कहते हैं, या फिर इसको ढांचा समीकरण भी कहा जाता है। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो इधर हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 2 है, लेकिन अगर इधर हम लोग देखें तो हाइड्रोजन तो 2 है लेकिन ऑक्सीजन हमारा 1 है, मतलब इसमें ऑक्सीजन कम है। तो इस तरह से देखते हैं कि यह समीकरण बराबर नहीं है, इसमें परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है। तो इस तरह से इसको कंकाली समीकरण या फिर असंतुलित समीकरण कहा जाएगा। आगे देखते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, मतलब इसको संतुलित कैसे किया जाएगा। जैसे हमने अभी आपको दिखाया कि संतुलित समीकरण होता क्या है, जिसमें अभिकारक की तरफ और उत्पाद की तरफ दोनों तरफ जो परमाणु की संख्या समान रहनी चाहिए। लेकिन अगर नहीं है तो उसको समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे, यह टॉपिक पूछा भी जाता है, 2-4 नंबर में आपको पूछा जाएगा, जिसमें आपको उदाहरण दिया जाएगा और उसको संतुलित करके आपको दिखाना रहता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। जैसे हम पहले कोई छोटा सा उदाहरण आपको दिखाते हैं, उसके बाद इसके नियम को हम बारी बारी से समझाते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पर लें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को लेते हैं, तो मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मैग्नीशियम इधर 1 है, इधर भी मैग्नीशियम 1 है, यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो 2 है।
लेकिन यहाँ पर 1 है। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको बराबर करने के लिए गुणा करेंगे, आगे संख्या से गुणा करेंगे ताकि अंदर भी संख्या बराबर हो जाए। तो जैसे अगर यहाँ पर हम देखें मैग्नीशियम यहाँ पर 1 है, इधर भी मैग्नीशियम 1 है, ये बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन इधर 2 है और इधर 1 ही है। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन करने के लिए 2 से गुणा करेंगे। अब दोनों के साथ गुणा हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन तो बराबर हो गया, इधर भी 2 है इधर भी 2 हो गया, लेकिन मैग्नीशियम जो हुआ वो इधर 2 है और इधर संख्या कितनी है, 1 ही है। तो इसको भी बराबर करने के लिए हम लोग यहाँ पर 2 से गुणा करा देंगे। तो इस तरह से हमारा समीकरण जो हुआ संतुलित हो गया। अब इसको लिखेंगे कैसे अगर पूछा गया तो उसके लिए आपको यहाँ पर पूरे नियम की सूची हम दे रहे हैं और उसको समझा दे रहे हैं। चलिए देखते हैं। समीकरण को संतुलित करने के लिए हम अनुमान विधि, जिसको हिट एंड ट्रायल विधि कहा जाता है, उसका उपयोग करते हैं। तो आपका जो टॉपिक है उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे, हिट एंड ट्रायल विधि है, जिसमें हम अनुमान लगाएंगे कि अगर 2 से गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगा, यहाँ पर अगर 4 से गुणा कर दें तो यह बराबर हो सकता है। तो इसी को क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि, या जिसको अनुमान विधि कहते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें लिखेंगे कैसे। तो पहला चरण क्या है, सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लेते हैं। जैसे अभी हम यहाँ पर जब संतुलित कर रहे थे तो हमने क्या किया, पहले इसके चारों तरफ एक बॉक्स बना दिया ताकि हम अंदर कुछ चीजें बदले ना, क्योंकि अगर आपने अंदर कुछ चीज बदल दिया तो गलत हो जाएगा। जैसे अगर हमने इस 2 को हटाया होता तो ये जो पूरा चीज था ये गलत हो जाता। सबसे पहले रासायनिक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना देते हैं और बॉक्स के अंदर लिखे सूत्रों में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो सबसे पहले इसके चारों तरफ बॉक्स बना देना है। दूसरे में क्या करते हैं, परमाणु की संख्या की सूची बनाना। अब हम लिख लेते हैं कि कितने हैं, अभिकारक की तरफ कितना है और उत्पाद की तरफ कितने परमाणु यहाँ पर हमारे शामिल हुए हैं। जैसे आयरन इधर देखें तो 1 है, हाइड्रोजन जो है 2 है, और इधर ऑक्सीजन को देखें तो 1 है। और अगर उत्पाद की तरफ देखें, इधर प्रतिफल की तरफ देखें तो क्या है, आयरन जो है 3 है, ऑक्सीजन जो है 4 है और हाइड्रोजन जो है 2 है। तो इस तरह से यहाँ पर देखते हैं कि कितने कितने परमाणु हैं, उसको हम लोग लिख लेते हैं। अब इसके बाद क्या करना है, जो सबसे अधिक परमाणु वाला तत्व है उसको संतुलित करते हैं। तो अगर इन सब में सबसे ज्यादा देखा जाए तो क्या दिख रहा है, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 4। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन को ही बराबर करते हैं। तो ऑक्सीजन को बराबर करने के लिए हम लोग इसमें गुणा करेंगे ताकि ये बराबर हो जाए। अब हाइड्रोजन परमाणु में 8 हो चुके हैं। जैसे हमने यहाँ पर लिखा, ऑक्सीजन को जैसे हमने यहाँ पर संतुलित करने के लिए गुणा कराया, तो यहाँ पर देखिए हमने 4 से गुणा करा दिया ताकि ऑक्सीजन हमारा यहाँ पर जो 4 है वो बराबर हो जाए। तो ऑक्सीजन तो संतुलित हो गया हमारा, लेकिन अब जो इधर के तत्व हैं उनका बैलेंस बिगड़ गया है। अब उसको बराबर करते हैं। जैसे हम देखें हाइड्रोजन परमाणु में जो अभिकारक की तरफ है वो 8 हो चुके हैं, क्योंकि गुणा हो गया 4 से। तो इसको संतुलित करने के लिए हम लोग उत्पाद पक्ष में हाइड्रोजन के आगे 4 गुणांक लगाते हैं। जैसे देखो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि 4 यहाँ पर लगाया तो इनकी संख्या 8 हो गई, 4 दूना 8। अब यहाँ पर भी क्या करते हैं, हमने 4 लगा दिया, 4 दूना 8 हो गया। मतलब इधर भी 8 हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन कितना है, 8 हाइड्रोजन हो गए। ठीक, अब हम लोग देखते हैं इधर कौन सी चीजें बची हैं। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर आयरन, तो आयरन को जो हम लोग देखते हैं तो उत्पाद की तरफ कितना है, 3 है। तो यहाँ पर देखते हैं कि उत्पाद की तरफ 3 आयरन है, लेकिन अभिकारक की तरफ जिसकी संख्या थी वो कम थी, 1 ही था। तो इसलिए हमने क्या किया, आयरन की तरफ भी 3 से गुणा करा दिया। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो आयरन की संख्या भी कितनी हो गई, 3 हो गया, और इधर भी आयरन की संख्या जो हुई कितनी हुई, 3 हो गया। अब अगर हम लोग इधर की तरफ देखें तो इधर जो बचा हुआ है ऑक्सीजन भी कितना हुआ, ऑक्सीजन की संख्या इधर कितना हुआ, 4 हो गया, और इधर भी ऑक्सीजन कितना है, 4 हो गया। तो इस तरह से देखते हैं कि इधर भी ऑक्सीजन 4 है, इधर भी ऑक्सीजन हमारा 4 है, इधर हाइड्रोजन 8 है, इधर भी हाइड्रोजन 8 है। इधर अगर आयरन को देखें तो 3 है, इधर भी आयरन की संख्या 3 है। तो यह समीकरण हमारा संतुलित हो गया। लेकिन यहीं पर कुछ लोग गलती कर देते हैं। गलती क्या होती है कि हम लोग इतने में ही देख करके समझ जाते हैं कि हाँ समीकरण संतुलित हो गया। लेकिन कभी कभार क्या होते हैं कि जो एग्जामिनर होते हैं वो कॉपी चेक करते वक्त अगर भौतिक अवस्था आपने नहीं लिखा है तो उसमें से कुछ पॉइंट को गलत कर देते हैं या फिर कुछ नंबर कम कर सकते हैं। तो अगर आप इसको बचाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करना क्या है कि जो अभी हमने बताया आपको कि अगर कोई ठोस चीज है तो उसके लिए सॉलिड लिखते हैं, तो यहाँ पर यस चिन्ह लगा देना है ठोस के लिए। अगर कोई गैसीय चीज है तो उसके लिए हम लोग H2O, जैसे यहाँ पर H2O जो है वाष्प के रूप में लिया गया है, तो इसको हम लोग गैस के रूप में लिख देंगे। आयरन ऑक्साइड जो हमको प्राप्त हुआ तब ये क्या था, सॉलिड था, तो इसको सॉलिड लिख देंगे। हाइड्रोजन जो हमको मिला ये क्या था, गैस के रूप में था, तो इसको भी हमने जी लिख दिया। तो इस तरह से अब हमारा पूरा समीकरण जो हुआ वो संतुलित हो चुका है। अब हम लोग देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो आज के लिए वीडियो जो थी वो उतनी ही थी। फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में जिसमें हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार के बारे में देखेंगे। तो सेकंड पार्ट के लिए अगर आप लोग सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आप लोग
वीडियो पसंद किए या फिर वीडियो आपको पसंद आया है, आपको अच्छा लगा है और आप लोग हमारा सहयोग करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। फिर से मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।